नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी ठेस। रेणु जी की अन्य कहानी आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको एंड स्क्रीन पे तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी ठेस। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई उसे बुलाने नहीं जाता है। सिरचन को क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। आज श्रीचंद को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जबकि उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे श्रीचंद भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन भी समय निकाल कर चलो। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। सिरचंद से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचंद को बुलाने के लिए कहती तो मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या लगेगा? माँ हंसकर कहती, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। ब्राह्मण टोली के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचंद ने। तुम्हारी भाभी नाखून से खाटकर तरकारी परोसती है और इमली का रस सालकर कड़ी तो कहार कुम्हारों की घरवालियां बनाती हैं। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाई? इसलिए सिरचंद को बुलाने से पहले मैं माँ को पूछ लेता। सिरचंद को देखते ही माँ हुलसकर कहती, आओ आओ सिरचंद, आज नैनू मत रही थी सो तुम्हारी याद आई। घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना, और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है। उसकी ननंद रूठी हुई है मोती के शीतल पार्टी के लिए। सिरचंद अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता। घी की सुगंध सूंघकर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी नहीं मिलती। सिरचंद जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जाता से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा सी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचंद मुंहजोर है, काम चोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई ना मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात से जरा भी झाल वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिरचंद को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचंद को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अध का पाली दर्द से माथा टंटना रहा है, थोड़ा सा रह गया, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। मोती घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचंद के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी ना बोलेगा। और कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं। सिरचंद को बुलाने वाले जानते हैं सिरचंद बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचंद की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहर, मैं माँ से जाकर बात करती हूँ। इतनी बड़ी बात? बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है। नहीं तो दो दो पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही तो कर सकती है बबुनी। सिरचंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी मानू। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी, मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आए। कोई बात नहीं,
3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेल की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो? भाभी ने हंसकर कहा। बेरंग वापस? इसलिए 1 सप्ताह पहले से सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखकर देखते ही रह जाएं। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों से झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है जो पहले कभी ना बनी। मझली भाभी से नहीं रहा गया। पर्दे की आड़ से ही बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी हैं और मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी। मझली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती हो बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के सदभैया तारा। सिरचन जब काम में मग्न होता तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है होठ पर। अपने काम में मग्न सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर अपने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चूड़ा गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आईं। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चूड़वा और गुड़? माँ रसोई घर में अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मैं अकेली कहाँ कहाँ क्या क्या देखूं। अरे मझली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं दी? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चूड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप के किनारे पर पड़ा रहा अछूता। माँ की बोली सुनते ही मझली भाभी की बोहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मझली बहुरानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती हो क्या? बस। मझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जा लगाया। छोटी जाति के आदमी को का मुंह भी छोटा होता है, मुंह लगाने से सर पर तो चढ़ेगा ही, किसी के नहर ससुराल की बात क्यों करेगा भला? मझली भाभी माँ की दुलारी बहू है, मतमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत? किसी चीज की जरूरत है मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई बोली और इधर उधर देखकर कहा, सिरचन दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात तो करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। सिरचन मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकौवा जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर कहीं नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, मस्खरी करता है? तुम्हारी चढ़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकौवा जर्दा खाते हो, चटोर कहीं का। मेरा कलेजा धड़क उठा। यत परो नास्ती। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े में पीक थूक आया। अपनी छुरी, हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन के बाहर निकल गया। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी? कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है। इस मुंह झोंसे के मुंह में लगाम है ना? ना नहीं, ना आंख में शील। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चिक मिलेंगी। बतार टोली की औरतें सिर पर गट्टर ले लेकर गली गली मारी मारी फिरती हैं। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। 7 तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर। मानू मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मानू को याद आया, विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पार्टी दी थी माँ ने। ससुराल वालों ने ना जाने कितनी बार खोल कर दिखलाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी शीतल पार्टी पर लेट कर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला,
बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर मैं क्या करूँगा, कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती है। अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, अब वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छीट की झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता। क्यों मानू? मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरे चिक को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सृजन पर गुस्सा आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। कामचोर चटोर। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफार्म पर दौड़ते हुए सृजन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की ही के स्वर में कहा। सृजन ने पीठ पर लादे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखूं। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सृजन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सृजन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ है दीदी। शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सृजन ने जीप को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ लिए। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था।